Rutherford nuclear model was proposed by Ernst Rutherford. इन्होंने अपने दो स्टूडेंट्स की हेल्प से इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था और 1911 के अंदर इन्होंने अपने इस मॉडल को प्रपोज किया था। पहले एक्सपेरिमेंटल सेटअप की बात कर लेते हैं, दैट व्हाट ही डिड। इन्होंने क्या किया, यहां पर एक लेड की प्लेट ले ली, पीबी इज लेड, ओके। अब यहां पर अल्फा पार्टिकल्स का एक सोर्स ले लिया और इन अल्फा पार्टिकल्स को पीबी प्लेट में से एक छोटा सा स्लिट किया और ये जो पार्टिकल्स थे इन्हें बम्बार्ड करवाया गया, हाई वेलोसिटी से इन्हें बम्बार्ड करवाया गया गोल्ड फॉइल के ऊपर। जब ये पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल के ऊपर बम्बार्ड हुए, उसके बाद इसके अंदर से कुछ रेडिएशंस निकली। अब बिकॉज अल्फा पार्टिकल्स रेडियो एक्टिव होते हैं नेचर में, इसके यहां पे स्ट्राइक होने की वजह से रेडिएशंस कॉज होंगी। इस गोल्ड फॉइल के अराउंड एक स्क्रीन लगाई गई और उस स्क्रीन को ZnS से कोट कर दिया गया। ZnS फ्लोरोसेंट पार्टिकल होता है, दैट इज वाई जब ये अल्फा पार्टिकल्स इस स्क्रीन के ऊपर बम्बार्ड होंगे तो टाइनी फ्लैश ऑफ लाइट प्रोड्यूस हुई, जिससे ये डिटेक्ट हुआ कि ये रेज ऑफ लाइट कहां पर जाकर गिरती हैं। तो क्या हुआ, जब यहां पे अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड हुए तो कुछ रेज यहां, कुछ यहां, कुछ यहां, कुछ यहां, कुछ यहां, इस तरीके से यहां टाइनी फ्लैश ऑफ लाइट हमें ऑब्जर्व हुए इस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जो कि ZnS से कोटेड थी। अब ये जान लेते हैं कि उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या ऑब्जर्वेशंस करी और उन ऑब्जर्वेशंस का हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। फिर हम ये भी जानेंगे कि इस मॉडल को थॉमसन मॉडल के ऊपर हम इंपोज क्यों नहीं कर पाए, ओके। रदरफोर्ड ने ये ऑब्जर्व किया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रेज जो थी वो एटम से क्रॉस हो जा रही थी विदाउट बीइंग डिफ्लेक्टेड, मींस अनडिफ्लेक्टेड थी मोस्ट ऑफ द रेज, ओके। सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये थी कि वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, उस केस में क्या हुआ, कुछ ऐसी रेस थी जो एक स्मॉल एंगल पे डेविएट हो गई, ऐसी बहुत कम थी। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या थी, इससे भी ज्यादा कम फ्रैक्शन में कुछ ऐसी रेस थी जो कि ग्रेटर देन 180 डिग्री ऑफ एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गई, ओके। ग्रेटर देन 180 डिग्री डिफ्लेक्शन उन रेज ने शो करी। तो ये तीन ऑब्जर्वेशन थी जो कि रदरफोर्ड ने अपने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ऑब्जर्व करी। अब इनका हम कंक्लूजन देख लेते हैं कि इस ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूजन आएगा। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो थी कि पार्टिकल्स से जो रेज निकल रही हैं वो अनडिफ्लेक्टेडली इससे पास हो रही हैं, इसका ये ऑब्जर्वेशन निकाला गया कि अगर अनडिफ्लेक्टेड है मींस बहुत सारा एम्प्टी स्पेस हमारे एटम के स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है। सेकेंडली, जो पार्टिकल से आई हुई रेज स्मॉल एंगल पे डेविएट हो गई, उसका ये कंक्लूजन निकाला गया कि कुछ यहां पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट था, जिससे अल्फा पार्टिकल्स भी पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं। He2 पॉजिटिव आयंस को अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं एंड बीइंग पॉजिटिव इन नेचर पॉजिटिव रिपेल करता है। तो स्मॉल एंगल से डेविएशन का ये मतलब था कि इसको रिपल्शन फील हुई फ्रॉम सम पॉजिटिव चार्ज। थर्डली, जो पार्टिकल की रेस ग्रेटर देन 180 डिग्री के ऊपर डिफ्लेक्ट हो गई, उसका ये कंक्लूजन निकाला गया कि एटम के सेंटर में कोई हैवी पार्टिकल प्रेजेंट था जो इसको आगे नहीं जाने दे रहा था और उस हैवी पार्टिकल की वजह से ये ग्रेटर देन 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन शो हुआ। एंड लेटर ऑन ये बताया गया कि ये जो डेविएशन था जिस
पार्टिकल की वजह से ये डेविएशन हुआ था, दैट वॉज नेम्ड एज न्यूक्लियस। अब ये बात भी जान लेते हैं कि ये जो रदरफोर्ड की ऑब्जर्वेशन थी, ये थॉमसन मॉडल को सही प्रूव क्यों नहीं कर पाई। अब थॉमसन ने ये कहा था कि हमारा जो एटम होता है वो इस तरीके से होता है, पूरा पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर स्प्रेड होता है और नेगेटिव चार्ज यहां पे कहीं कहीं एम्बेडेड होता है। अगर थॉमसन का ये मॉडल करेक्ट होता तो पार्टिकल्स वुड हैव स्लोड डाउन एंड चेंज द डायरेक्शन ओनली बाय स्मॉल एंगल्स व्हेन दे पास थ्रू द फॉइल। क्या कहा मैंने? अगर थॉमसन का मॉडल ठीक होता तो ये पार्टिकल्स जब ये रेज यहां से आती तो यहां नेगेटिव चार्ज से, बीच बीच में जो नेगेटिव चार्ज है उससे टकराने की वजह से जो ये अल्फा पार्टिकल्स आ रहे थे इनकी वेलोसिटी रिड्यूस हो जानी चाहिए थी और ये पार्टिकल्स डिफ्लेक्शन शो करने चाहिए थे, कोई यहां कोई यहां कोई वहां कोई वहां, इस तरीके से। बट हमें इस तरीके की ऑब्जर्वेशंस नहीं मिली। मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स स्ट्रेट क्रॉस हो गए, जिसका ये मतलब है कि उन्हें सेंटर में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स या फिर नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंस नहीं हुआ। दैट इज वाई ये ऑब्जर्वेशन थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के ऊपर नहीं खरी उतरी एंड हेंस थॉमसन मॉडल ऑफ एटम फेल हो गया, जिसके बाद ये कंक्लूड किया गया कि हमारा जो एटम होता है उसके सेंटर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव चार्ज के अराउंड प्रेजेंट होते हैं। अब बात कर लेते हैं ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। देखिए, रदरफोर्ड ने हमें ये बात तो बता दी कि सेंटर में एक न्यूक्लियस है और उसके सराउंडिंग्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। इस मॉडल को हम ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि एक सोलर सिस्टम है। जैसे सोलर सिस्टम के सेंटर में सन होता है, एटम के सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस है। और जैसे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड द सन, उसी तरीके से अपने ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। So sun is like nucleus and planets are like electrons. अब देखिए, हम ये जानते हैं कि सेंटर में जो न्यूक्लियस है वो कोई पॉजिटिव पार्ट था, तभी पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल हुआ था, तो एक लार्जर डेविएशन शो हुई थी थर्ड ऑब्जर्वेशन के अंदर। इसको ऐसे देखिए, मान लीजिए ये है सेंटर में आपका पॉजिटिव चार्ज है और यहां पे आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। पॉजिटिव होने की वजह से लेट अस कंसीडर ये Q1 चार्ज है और इलेक्ट्रॉन इज Q2 चार्ज, और इनके बीच में हमारा R जो है वो डिस्टेंस है सेपरेशन ऑफ चार्जेस का। अगर हम मैक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर चले जाएं और बात करें तो जो फोर्स का फॉर्मूला होता है दैट इज K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सो व्हेन अ बॉडी मूव्स अराउंड अ न्यूक्लियस इन एन ऑर्बिट इट अंडरगोज एक्सेलेरेशन। अगर ये पार्टिकल्स चार्ज्ड हैं, अगर ये पार्टिकल्स चार्ज्ड नहीं हैं, जैसे कि अगर मैं प्लैनेट्स की बात करूं तो प्लैनेट्स जब सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं उस केस के अंदर वो एक्सेलेरेशन शो करते हैं। बट यहां पर क्या है, जो हमारे ये Q1 Q2 चार्जेस हैं ये चार्ज्ड हैं, मींस इलेक्ट्रॉन अंडरगोज एक्सेलेरेशन। And according to electromagnetic theory of Maxwell, जब भी एक चार्ज्ड पार्टिकल किसी भी अदर चार्ज्ड पार्टिकल के अराउंड एक्सेलरेट करता है तो वो रेडिएशंस को एमिट करता है। ठीक है, देखिए प्लैनेट्स के केस में कोई रेडिएशंस एमिट नहीं होंगी क्योंकि जो प्लैनेट्स होते हैं वो चार्ज्ड नहीं होते। बट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब हम एटम की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जब न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स चार्ज्ड हैं। चार्ज्ड पार्टिकल्स जब एक्सेलरेट करते हैं उस केस में रेडिएशंस एमिट करते हैं। ओके, तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे, रेडिएशंस को एमिट करेंगे, तो रेडिएशंस को एमिट करने के लिए इन्हें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी।
अब अगर ये एनर्जी लगाएंगे रेडिएशंस को एमिट करने के लिए, तो एक ऐसा समय आएगा कि उनकी एनर्जी लूज हो जाएगी। अब अगर इनकी एनर्जी लूज हो जाएगी, अ टाइम विल कम जब ये इलेक्ट्रॉन, इसकी एनर्जी कम होती जा रही है जैसे से ये एक्सेलेरेशन कर रहा, तो एक ऐसा टाइम आएगा कि ये एटम श्रिंक होता चला जाएगा और एक पर्टिकुलर टाइम पर ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर फॉल हो जाएगा और इस केस के अंदर हमारा एटम कोलैप्स हो जाएगा। अब अगर ये क्राइटेरिया होता, एटम कोलैप्स होता उस केस के अंदर नेचर में कोई भी चीज प्रेजेंट नहीं हो पाती, वो कुछ समय के बाद खत्म हो जाती। बट ऐसा तो होता नहीं है, हर चीज स्टेबल है, जो चीज जहां है वो वहीं रहती है। ओके, तो दस ये जो मॉडल दिया गया रदरफोर्ड के थ्रू, ये वैलिड नहीं था। इसके अंदर भी एनोमलीज प्रेजेंट थी, इसके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। दैट इज वाई ये मॉडल भी फेल हो गया और इसके बाद जो नेक्स्ट मॉडल ऑफ एटम आया, दैट वाज बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। ओके।